नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तोहफा देने जा रहे हैं और इसका इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी समय से था। पीएम आज दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज को देश को समर्पित करेंगे, जो कई मायनों में बहुत ही खास है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र 5 में मौजूद है। यह ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फेनोमिना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की स्पीड को झेल सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज केंद्र शासित प्रदेश को जिन अहम परियोजनाओं की सौगात देंगे, उनकी कुल लागत करीब 46,000 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। पीएम आज जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। साथ ही वह श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। जम्मू स्टेशन पर चल रहे कामकाज की वजह से वंदे भारत ट्रेन फिलहाल कटरा से श्रीनगर तक चलेगी, लेकिन सितंबर 2025 से ये ट्रेनें जम्मू से श्रीनगर तक पूरे रूट पर संचालित होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जिसे क्या मायने रखता है सबसे पहले तो चिनाब का यह रेलवे ब्रिज, उसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन जो कटरा तक जाएगी, जम्मू कश्मीर में पीएम का दौरा, इस पूरे शेड्यूल के बारे में भी बताइए और अहमियत के बारे में भी। बिल्कुल कुणाल, जिस तरह आपने बताया होगा कि आखिरकार आज कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का जो वो ख्वाब है वो पूरा हो गया। आज बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी जी इस रेल का झंडी दिखाकर रवाना करेंगे कश्मीर के उन वादियों में जहां से कई लोगों से इंतजार है कि ये ट्रेन कब आएंगे जम्मू से श्रीनगर। आज 12 बजे नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां पे झंडे दिखाएंगे और ये उस पुल का भी इनाग्रेशन करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़ा पुल है। ये पुल पूरे इस वादी को जोड़ता है, जम्मू और कश्मीर को। आज बाकायदा तौर पर ये श्रीनगर बारामूला पहुंचेंगे ये ट्रेन, और हजारों की तादाद में लोग इस वक्त स्टेशनों पे खड़ा है और इस ट्रेन को देखने के लिए है। जी कुणाल जी, शेख केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज भी अब आज के लोकार्पण में शामिल है। उद्घाटन में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये परियोजना भी शामिल होगी। ये प्रोजेक्ट्स क्या मायने रखते हैं और इससे कितनी सहूलियत मिलेगी वहाँ के लोगों को? बिल्कुल, ये जो पुल बनाया है ये एक खूबसूरत पुल भी है और दुनिया का सबसे बड़ा पुल भी है। और कटरा से काजीगुड़ तक जो ये 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर में से 9 किलोमीटर सिर्फ पुल और टनल के बीच ये ट्रेन गुजर जाएगी। ये बहुत एक मायने रखता है, क्योंकि ये पुल जो है खास तौर पर बनाया गया है। इस पुल की कुछ खासियत भी है, कहीं हवा की जितनी भी चाहे तेज हवाएं हो उसको कंट्रोल में हो जाएगा। अगर जलजला भी हो जाएगा तो इंजीनियरों का कहना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज नरेंद्र मोदी जी बाकायदा तौर पर इनाग्रेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। वे राजगीर नालंदा में पार्टी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। वहीं गयाजी में महिलाओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली से गयाजी हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से सबसे पहले माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलोर जाएंगे। गहलोर में स्थित दशरथ मांझी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राहुल गांधी दोपहर 12 बजे राजगीर के कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वहां पार्टी की ओर से संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कांग्रेस नेता के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों और छात्रों के साथ संवाद करने का भी कार्यक्रम है। राजगीर से लौटने के बाद राहुल गयाजी में महिलाओं से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू
और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी रहेंगे। राहुल इससे पहले दरभंगा में दलित छात्रों के साथ और पटना में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कर चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस साल यह उनका 5वां बिहार दौरा होगा। पिछले महीने दरभंगा में दलित छात्रों से संवाद के लिए वे अंबेडकर छात्रावास पहुंचे थे। इस दौरान प्रशासन के साथ हंगामा हो गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी दानिश, राहुल गांधी का यह बिहार दौरा किस मायने में खास है? क्योंकि यदि उनके दशरथ मांझी के गांव जाने की भी बात का जिक्र किया जाए तो वहां पर काफ़ी लोग गए, लेकिन उस जगह का कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन या मूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाया। ऐसे में राहुल गांधी का गहलोर का दौरा, उसके साथ राजगीर का और गया जी का यह दौरा क्यों खास है? क्या कुछ तैयारियां हैं? कुणाल, देखिए, सबसे पहली बात है कि कुछ ही महीना बहुत कम समय बच गया विधानसभा चुनाव के लेके, और राहुल गांधी जी का बिहार दौरा जो है 6 महीना में ये 36 बार है। और बिहार आ रहे वो इस बार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला वो जाएंगे, जो राजगीर है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला। वो गया जी उतर के वहाँ से बाई रोड जो है राजगीर जाएंगे, जहाँ वो ओबीसी सम्मेलन में शामिल होंगे और उन लोगों को संबोधित करेंगे। जहाँ फिर उसके बाद दशरथ मांझी के परिवार से भी मिलेंगे, जहाँ कई नेता पहुंचे मगर अभी तक उस तरह से बदलाव नहीं हुई। तो इसको लेके भी जो है वो जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है। उसके बाद जो है जो पूरा कार्यक्रम है वो लगभग 1 घंटा का बताया जा रहा है, जिसमें 45 मिनट जो है पार्टी के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और समाज के पिछड़े वर्गों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जो है पूरे राजगीर में पोस्टर से भर दिया गया है, और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के वो कल ही से वहाँ राजगीर कैंप किए हुए हैं, तो ये सब लेके जो है कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है। चुनाव के लिहाज से यह वक्त बहुत खास है दानिश। ऐसे में महिलाओं के साथ गया जी में राहुल गांधी का संवाद होना, राहुल गांधी का बिहार का यह दौरा चुनाव के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है? जी कुणाल, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो महिला वोटर जो है उनको गुप्त वोटर भी माना जाता है कि वो किसको देती है और क्या करती है वो नहीं ये होता। तो जैसा कि जेडीयू या एनडीए के लोग कहते हैं कि ये हमारे खास वोटर है, तो उस पर भी नजर कांग्रेस या महागठबंधन के लोग रख रहे हैं कि जो वोटर है वो कम से कम इस बार जो है हम लोग के साथ आए, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर दिल्ली के डीपीएस स्कूल से जुड़ी आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। छात्रों को स्कूल में एंट्री से रोकने के लिए कथित रूप से बाउंसर तैनात किया जाना शर्मनाक है और निंदनीय है। दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी दिल्ली के द्वारका डीपीएस स्कूल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दी गई है, जिसमें स्कूल के फीस विवाद के चलते छात्रों को स्कूल में एंट्री करने से रोकने के लिए कथित रूप से बाउंसर तैनात किए गए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इसे शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में इस तरह की कार्रवाई की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्रों को स्कूल परिसर में घुसने से रोकने के लिए बाउंसर्स की तैनाती करना न केवल बच्चों की गरिमा का अपमान है, बल्कि यह स्कूल की समाज में भूमिका को लेकर गंभीर गलतफहमी को भी दर्शाता है। साथ ही आर्थिक कारणों से छात्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना या डराना मानसिक उत्पीड़न के समान है और यह उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालता है। स्कूल में बाउंसर्स की मौजूदगी डर और अपमान का वातावरण बनाती है, जो किसी स्कूल की मूल भावना के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल को अपनी सेवाओं के लिए उचित फीस वसूलने का अधिकार है, लेकिन उसे एक कमर्शियल संस्था नहीं समझा जा सकता, क्योंकि स्कूल की भूमिका केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपने छात्रों के प्रति नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पालन करना होता है। वहीं हाईकोर्ट ने अभिभावकों को यह भी याद दिलाया कि उन्हें कोर्ट द्वारा तय फीस भुगतान से जुड़े निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश उन पेरेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया जिनके बच्चों को फीस न भरने के चलते स्कूल से निकाल दिया गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी इस खबर पर फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी विवेक, आम तौर पर हम देखते हैं कि जितने भी
पब्स हैं, बार्स हैं, डिस्कोथेक है, ऐसी जगह पर बाउंसर्स तैनात किए जाते हैं। ये अपने आप में बिरला और अनूठा ही मामला है कि विद्यालय यानी विद्यालय में अब बाउंसर्स तैनात किए जा रहे हैं उन मासूमों को रोकने के लिए, ताकि वे विद्यालय में प्रवेश ना कर सके। हाईकोर्ट की ये सख्त टिप्पणी क्या मायने रखती है, आगे क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल कुणाल, यहाँ देखने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट का ये फैसला इस वजह से है क्योंकि डीपीएस ने कुछ बच्चों को स्कूल में फीस जो वृद्धि की थी उस वृद्धि का अदायगी न करने की वजह से उनको स्कूल में आना बंद कर दिया था। इसकी वजह से छात्र हंगामा कर रहे थे और स्कूल ने बाउंसर तैनात कर दिए थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कल जो फैसला दिया तो वो जो फैसला सुनाया उससे पहले जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे डीपीएस की तरफ से ये कहा गया था कि हम इस मामले में जो छात्रों के जो वापस लेने का जो हमने उनको निकालने का जो फैसला लिया था उसको वापस ले लिया। इसका मतलब कि छात्र फिर से उसमें उनको दोबारा एडमिशन दे दिया जाएगा, क्योंकि ये 32 छात्रों के अलावा 100 और छात्रों का मामला था जिसमें फीस वृद्धि का विरोध करते हुए अभिभावकों का ये कहना था कि हम ये पैसा नहीं देंगे, कर दिया गया था। तो ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में 2 बेंच में अलग अलग चल रहा था। जो ये फैसला आया है, इस फैसले की जो ये आदेश आया, फैसला नहीं कहेंगे, माफ कीजिएगा, इसको आदेश कहेंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए ये कहा था कि जो अभिभावक हैं वो अभिभावक को उनको जो स्कूल की फीस है उसको देना चाहिए। हालांकि स्कूल को भी ये कहा कि अगर आपको स्कूल की फीस में कोई वृद्धि के तहत उससे उनकी इच्छा जानने और उनकी बात सुनने के बाद ही फैसला ले सकते हैं। जो दिल्ली हाईकोर्ट की उसका निस्तारण करते हुए स्कूल ने बच्चों का जो निलंबन था वो बहुत स्पष्ट कर दिया कि छात्रों के साथ जो ऐसी स्कूलों में बाउंसर तैनात करना और उनको स्कूल से निष्कासित कर देना बढ़ी हुई फीस के आधार पर वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कूल की जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता कि मॉरल रूप से तैनात किए जाते हैं। ठीक है, आपकी आवाज में भी थोड़ा व्यवधान हो रहा है विवेक, लेकिन आपने जो कहा, आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ में 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार के तड़के पुलिस ने 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। वह भागने की फिराक में था। इससे पहले कि जिले की सीमा को छोड़ पाता, उसका सामना पुलिस से हो गया। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून की सुबह 10 बजे शिकायत मिली थी। इसमें बताया गया था कि 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले में केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई। पुलिस कमिश्नर को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इनाम घोषित होने से पहले मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में ही है, वो भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है और 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी था ये, और इसे ढेर कर दिया गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह का। फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, योगी राज में एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन, ऐसे तमाम पहलुओं पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन 2.5 वर्ष की बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोपी का मुठभेड़ हुआ, पुलिस से एनकाउंटर हुआ। कैसे हुआ, क्या कुछ इसके नतीजे रहे, वो हम देख रहे हैं। इस पूरे एनकाउंटर के बारे में भी बताइए और पुलिस की कार्रवाई को लोग कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुणाल, ये जो घटना जिसका आपने जिक्र किया, ये 4 जून की रात का मामला है आलमबाग जो मेट्रो स्टेशन का, जहां पर जो माँ बाप के साथ बेटी 2.5 से 3 साल की बिटिया सो रही थी, जिसको आरोपी ने जिसके साथ दरिंदगी की है और उसको मरा हुआ छोड़कर वहां से वो भाग गया। हालांकि जो मेट्रो स्टेशन के आसपास में और जो आसपास सीसीटीवी थे उससे उसके आरोपी की पहचान हुई और उसके बाद पुलिस ने तुरंत, चूंकि हैवानियत का इतना बड़ा मामला था कि पुलिस ने 1 लाख का इनाम उसके ऊपर घोषित किया था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो वारदात जिसको अंजाम दिया था उस
आरोपी ने, दीपक जिसका नाम है, 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी था वो जब वो पुलिस से घिर गया, जब वो पुलिस ने उसको घेर लिया तो उसे पुलिस के पास से भागने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी और तुरंत आनंद फानंद में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। इनामी नक्सली को ढेर किया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में फोर्स और नक्सलियों के बीच गुरुवार को हुई मुठभेड़ में करीब 1 करोड़ रुपए के इनामी खूंखार नक्सली नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधारक को जवानों ने ढेर कर दिया है। सुधाकर नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। उस पर अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और गुरुवार को वह फोर्स के हत्थे चढ़ गया। नक्सली मुठभेड़ में यह मारा गया। इस नक्सल मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली और इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है। इसे कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तलाशी अभियान के दौरान एक AK-47, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। साल 2024 और 25 की अवधि में अब तक बस्तर रेंज में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 403 से अधिक माओवादी कैडर के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक खूंखार और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। इसका नाम नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधारक बताया जा रहा है और यह सेंट्रल कमेटी का मेंबर था नक्सलियों का। अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए का इस पर इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को देखा जा रहा है। तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही है और उसी का यह नतीजा है कि एक के बाद एक बड़े बड़े नक्सली ढेर किए जा रहे हैं। और ऐसे में यदि आंकड़ों के लिहाज से भी बात की जाए तो 2024 से लेकर 2025 की अवधि में बस्तर रेंज में अब तक माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच हुई मुठभेड़ में 403 से अधिक माओवादियों के शव बरामद किए जा रहे हैं। काफ़ियों ने सरेंडर भी किया है और यह जो कवायद चल रही है इसे अगले साल यानी 2026 तक पूरा कर लेना है और नक्सल मुक्त भारत की कल्पना को साकार करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में भी केवल बस इतना ही। नमस्कार।